नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और हमारा जो है आज का ये अगला सेशन है। और राजस्थान की जो है हमने पिछली क्लासों में जो बात की है वो हमने की थी सभ्यताओं के बारे में, प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं थे उनके बारे में। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जनपद। जनपद ये हमारी 6 नंबर की क्लास है। अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं तो ये क्लास इससे पिछली वाली क्लास है, आप जो हमारे टेलीग्राम पे पहल क्लासेज के नाम से जो है वहां पर आप सभी क्लासेज के लिंक मिल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीधे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में ये क्लासेस सभी देख सकते हैं। और ये हमारा जो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और नर्सिंग ऑफिसर्स और राजस्थान की जितनी भी जो वैकेंसीज होती हैं उन सभी के लिए हमने ये क्लास तैयार की है। तो चलिए आज हम बात करेंगे राजस्थान की जनपद। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य कौन सा? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। यानी बौद्ध साहित्य जो बौद्ध का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की सूची हमें देखने को मिलती है, जिनमें से जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमने पढ़ा उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित है। और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सुरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। यानी महाजनपदों के अंतर्गत कौन कौन से आते थे? कुरु, सुरसेन और अवंती। ठीक है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था। यानी चित्तौड़ का आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? शिवी जनपद के नाम से जानते थे। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम की जो सीमा थी उससे कुछ कबीले जिनमें मालव, योधेय और आयुर्जायन राजस्थान में आकर के रहने लगे। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। यानी मत्स्य जनपद जो है इसका और आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का सर्वप्रथम सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद काल में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद काल में, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। जो क्या है? इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य जन की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। पश्चिम में कहां तक था? पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक समय की बात की तो जो जयपुर, अलवर, जोधपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग आज भी इसमें सम्मिलित माने जाते थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट, राजा विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी बैराट नगर बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। विराट की जो पुत्री उत्तरा थी उसका विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र यानी अभिमन्यु और उत्तरा का जो बेटा था परीक्षित, कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी यही बना था। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। निर्बल यानी कमजोर हो गए थे। कहते हैं कि गोपीनाथ जी के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ जी का मत है कि महाभारत के बाद जो है कुरु और यादव जनपद जो था वो कमजोर हो गए थे। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठा करके मत्स्य जनपद या मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में शाल्व जाति रहती थी। कौन सी जाति रहती थी? आधुनिक भाग जो है मत्स्य जनपद की, उनके आधुनिक में शाल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर, अस्पष्ट यानी जिसकी
स्पष्ट नहीं है कि कौन कहां तक किसकी सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था, मतलब झगड़ा होता रहता था। सालवों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। यानी सालवो जो जनपद था वो तो इसके पड़ोसी था ही, उसके साथ ही चेदी जनपद भी इसका पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य में पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया गया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय के बाद ही मत्स्य जनपद पर मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और मगध के सम्राट ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीत करके मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसको आज वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, बेराट, से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य को पुष्टि करते हैं कि उन्होंने उसको इसमें मिला लिया था। अब आती है राजपूतों की उत्पत्ति। सबसे पहले कैसे हुई, किन किन विद्वानों के क्या क्या विचार हैं, इन पे आज हम चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 ईस्वी के बाद, कब हुई थी हर्षवर्धन की मृत्यु? 647 में। इसके बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्ष करते थे, यानी झगड़ते रहते थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए, यानी मुसलमान आने से पहले और हर्ष की मृत्यु, हर्षवर्धन जो थे, इनकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में मुगलों के आने से पहले राजपूत इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय में राजपूत युग ही माना जाता है। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों, बाणभट्ट के हर्षचरित्र तथा कादंबरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हवेनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत लिखा है। यानी चीनी यात्री जो हवेनसांग जो था, उसने भी हर्षवर्धन के समय जो भारत में आया था, उसने भी राजाओं को, यानी यहाँ के जो राजा थे, उनको कहीं पर क्षत्रिय तो कहीं पर राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य है कि राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियां भी हम देखेंगे। वैदिक काल में, अब देखेंगे वैदिक काल में आर्यों की संतान।
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी था तथा सीवी वैद्य राजपूतों ने को भारतीय आर्यों की क्षत्रिय वर्ण यानी राजन्य वर्ग की संतान मानते थे। वो कहते थे कि इनका जो है आर्यों से ही इनका जन्म हुआ है, यानी ब्राह्मणों से। उनके कथानुसार वो कह रहे हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि भी में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से यह भी प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। आगे, अग्निकुंड से उत्पन्न। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों का जो है जन्म अग्निकुंड से हुआ है। कैसे? चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान थे, ने अपने प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र कौन थे? आबू पर्वत पर निवास करने वाले कौन? विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ये क्या करते थे कि पूजा करते थे, हवन कुंड में हवन करते थे। तो ऐसे जब ये हवन करते थे और देवताओं को मनाने की या अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करते थे, तो राक्षस जो है इनके हवन को और इनकी जो है पूजा को खंडित करते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मल मूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि, तो इन्हीं में से एक थे वशिष्ठ मुनि। इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया, जो आगे जाकर क्या कहलाए? परमार, चालुक्य और प्रतिहार, ये वंश कहलाए। और आगे इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। किंतु जब ये तीनों भी राक्षसों में रक्षा करने में असमर्थ हुए, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जिसका जो कि प्रथम 3 से भी ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम था चौहान रखा। जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? चौहान। और चौहान वंश आगे अपन पढ़ेंगे। चंद्रवरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई थी। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार किया नहीं जा सकता, किंतु कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणों की शक्तियों के आधार पर जो माने गए, वो जो है राजपूत वंश माने गए। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। चलिए इससे संबंधित देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग सब मिलकर के क्वेश्चन करिएगा, और क्वेश्चन कितने सही हुए आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है? 10, 8, 16 या 21? तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, याद होगा। इसका सही आंसर होगा 16। हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर से जो है 16 जनपदों के बारे में मिलता है। महाजनपदों में एक मत्स्य जनपद है, वह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? तो 16 महाजनपदों में एक अन्य मत्स्य जनपद है, वो कहां पर मिलता है? तो गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का कौन सा भाग महाजनपदों के अंतर्गत आता है? हाँ, राजस्थान का कौन सा भाग महाजनपदों के अंतर्गत आता था, बताइएगा। राजस्थान का कौन सा महाजनपदों के अंतर्गत आता था? कुरु, सुरसेन, अवंती या फिर उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी जो है, इस सारे के सारे महाजनपद माने जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका उपरोक्त सभी हो। चित्तौड़ के आसपास के का क्षेत्र शिवी क्या कहलाता था? जनपद, जिला, राजनगरी या राजधानी? तो क्या कहलाता था? ये जनपद कहलाता था। ठीक है ना? 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कौन सा कबीला राजस्थान में आकर बस गया था? मालव, योधीय,
अर्जुनायन या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है कबीले राजस्थान में आकर के अपनी शरण ले लिए थे और यहाँ पर रहने लगे थे। आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में इसका वर्णन मिलता है? उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो किसे मिलता है? ऋग्वेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य क्या उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, कोशित की उपनिषद में, महाभारत में, उपरोक्त सभी में? तो उपरोक्त सभी में इनका उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद का विस्तार कहां तक माना जाता है? दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक फैला हुआ है, इस और राजस्थान में आधुनिक में जयपुर, अलवर, जोधपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? सम्राट अशोक, विराट, बैराट या फिर कोई भी नहीं? तो इसका जो है महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक था वो विराट था। वर्तमान में इस जगह को इन्होंने जो राजधानी बनाया था इसका नाम क्या है? बैराट। ये कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुन, अभिमन्यु, कठोरकच या फिर भीम? किनके साथ हुआ था? तो उत्तरा जो थी इनका विवाह था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र का क्या नाम था? यानी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा जो थी, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, यानी पति पत्नी थे। तो इनका जो बेटा था उसका नाम था परीक्षित, परीक्षित, लक्षित, पुलकित या विप्लव? क्या नाम था इनका? तो परीक्षित इसका सही नाम होगा। मत्स्य जनपद का कौन था पड़ोसी जनपद कौन था? साल्व जनपद, चेदी जनपद, विराट जनपद या फिर कोई भी नहीं? तो देखिए इसका सोलवी जनपद और चेदी जनपद दोनों थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन इसका चेदी जनपद करेंगे। फिर राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? अगला जो हमारा टॉपिक ये रहेगा, इससे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। हर्षवर्धन का निधन कब हुआ था? 1013 ईस्वी में, 1547 ईस्वी में, 647 ईस्वी में या फिर 324 में? कब हुआ था? तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ के अनुसार राजपूत काल माना जाता है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, 3री शताब्दी से 8वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। तो प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ के अनुसार राजपूत काल कब माना जाता है? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, बाणभट्ट के हरिचरित्र में या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी में इसका उल्लेख पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। आर्यों के द्वारा आर्यों की संतान, भारतीय आर्यों की क्षेत्रीय वर्ग यानी राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य या फिर अमलानंद घोष? कौन मानता है भारतीयों की भारतीय आर्यों की क्षेत्रीय वर्ग? कौन मानता है? इसका सही आंसर का पहला, दूसरा, दोनों। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होना किस विद्वान ने स्वीकार किया है, बताया है? कालिदास ने अपने नाटकों में, चंद्रवदाय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में या भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में या फिर पहला, दूसरा, दोनों? उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा चंद्रवदाय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ कुंड से किन योद्धाओं को उत्पन्न किया था? परमार, चालुक्य, प्रतिहार या उपरोक्त सभी? तो इन सभी को किया था। और एक चौथा और भी था, उसका हमने यहाँ पर उल्लेख नहीं किया। कौन सा? चौहान वंश। चौहान, ये जो चौहान था ये सबसे शक्तिशाली था इन सब में, यानी चौहान जो थे ये सबसे शक्तिशाली अंतिम थे। इनको क्या है, यानी यज्ञ कुंडों की रक्षा के लिए इन्होंने जो है, या यूं कहें यज्ञों की अनुष्ठानों की जो भी वो करते थे उनकी रक्षा के लिए इनकी उत्पत्ति की गई थी, लेकिन ये उनकी रक्षा करने में असमर्थ थे, इसलिए फिर अंत में चौहान को जो है इन्होंने किया, जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार और शक्तिशाली था। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
और उसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कमेंट्स बॉक्स में मैंने जो है लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं सभी क्लासेस के लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। उसके साथ ही लिंक के साथ ही मैं आप लोगों को जो है अभी जल्द ही मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी यानी कि क्विज भी करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग सभी जुड़ जाइए, और जितने जल्दी आप जुड़ेंगे उतने जल्दी अपन क्विज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं इसके नए वीडियो के साथ, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, नाइट।